क्या हाल है मेरे लिबरल भाइयों बंधुओं देवियों सज्जनों। तुम सोच रहे होगे मैं तुम्हें लिबरल क्यों बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें लिबरल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तुम जानोगे चैप्टर के बीच में, ना कि अभी। तो चलो चालू करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर के पहले हमारी एक वीडियो और आई थी जिसमें मैंने कवर किया था द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। और उसमें उस वीडियो में हमारा एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इसमें हमने कवर किया था फ्रेडरिक सॉरी साहब की पेंटिंग, जिसमें ऊपर परियां थी, सेंट्स थे, नीचे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी। एक लंबी सी कतार चली आ रही थी जिसको लीड कर रहे थे अमेरिका और स्विट्जरलैंड। और जो है नीचे एक्सट्रीम एरिस्टोक्रेसी के रिमेन्स पड़े हुए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था नेशन स्टेट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो क्या क्या इनिशिएटिव स्टेप्स थे, जैसे कि इक्वल राइट्स, यूनियन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच फ्लैग, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने पढ़ा था जैकोबिन क्लब के बारे में थोड़ा बहुत। फिर नेपोलियन भैया आए थे, उनका 1804 का सिविल कोड आया था। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से हम लोगों ने कवर कर लिया था इस चैप्टर को। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ, इंडिया विल बी ग्रेट अगेन, वी आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ मैकॉलेज क्लासरूम, वी डिफाइन आवर फ्यूचर, ओन फ्यूचर। इसका सीधा सा मतलब है बच्चा भाई और मेरे प्यारे बंधुओं, है ना, इंडिया दोबारा महान होगा। कैसे होगा, हम बताते हैं कैसे होगा। लेकिन ये जो लाइन है ना, इसको आपको अपने जीवन में एक महत्व देना है। जैसे आप महत्व देते हो अपने माता पिता को, अपने गुरु को, अपने कुछ भैया को, अपने दीदी को, कुछ अपनी जीवन में कुछ अलग लोगों को। कोई जरूरी नहीं है वो, अगर कोई पुरुष है तो वो स्त्री को ही दे रहा हो, या कोई स्त्री है तो वो पुरुष को ही दे रही हो, आप किसी अपने दोस्त को दे सकते हो। वैसे ही इस लाइन को देना है। इस लाइन को अगर तुम अपने जीवन में जगह दे दोगे ना, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। पता है इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में 32 लाख इंजीनियर्स हर साल बनते हैं और डॉक्टर्स बनते हैं। क्या हर किसी के पास नौकरी है, हर किसी के पास पैसा है? सबको आईआईटी और एनआईटी मिल जाती है? नहीं मिलती। बेशक है, नहीं मिलेगी क्योंकि उतनी सीट्स ही नहीं है। तो हमारा देखो, सबसे पहला काम क्या बनता है ना, कि हमें अब नई नई चीजें सीखनी चाहिए, ना कि बस डिग्री के पीछे भागना चाहिए। जाओ डिग्री करो, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम स्किल सीखो। अपने भारत को दोबारा महान बनाना, ये कहना मेरे ख्याल से मूर्खता है कि मेरा भारत महान था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि महान था नहीं, लेकिन महान था, है नहीं। हमें उसको बनाना है। और मैं जानता हूँ जो अपने इंडियंस है ना, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो इंडिया को दोबारा महान बना सकते हैं। भारत विश्वगुरु था, भारत विश्वगुरु होगा, है नहीं। तो होगा को करने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो जनरली देखो, पहली बात, नंबर के लिए मत पढ़ो। दूसरी बात, तुम खुद की नॉलेज के लिए पढ़ो यार। क्या कर लोगे नंबर पाके, बताओ? 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात हो जाती है, समझे? तो थोड़ा सा ज्ञान हो गया, और चैप्टर को चालू करते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका आज हम ये वाला जो है पार्ट कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए सर चालू करते हैं। जैसा कि हमारे ये टॉपिक चालू होता है कुछ यहाँ से। अच्छा, पता है जो यूरोप था, यूरोप में 18 सेंचुरी के लगभग में ऐसा सिस्टम था ना, कि जैसे एक थाली है तो थाली में खाना परोसा जाता है। थाली में एक साइड रोटी रहती है, उसके नीचे चावल रहता है, दाल रहती है, सब्जी रहती है और सलाद रहते हैं। यही सब जनरली रहता है। अगर तुम मतलब देसी हाउस होल्ड से बिलोंग करते हो तो अचार वाई चलता ही होगा है, ये सब रहता है। लेकिन पता है अब इसी को तुम ऐसे समझो कि अब ये थाली में नहीं है। एक कटोरी में चावल, एक कटोरी में रोटी, एक कटोरी में सब्जी, एक कटोरी में दाल, एक कटोरी में सैलेड, एक कटोरी में अचार। कैसा लगेगा? नहीं मजा आएगा खाने में, क्योंकि हर सारी चीजें अलग अलग अपना मतलब एक यूटेंसिल उन्होंने कवर करके रखा हुआ है। या तुम ऐसे समझो कि पूरा यूरोप ना पिज्जा का अलग अलग स्लाइस था, एक पिज्जा नहीं था। अब जैसे एक पिज्जा देखना में मस्त लगता है, एकदम मजा आता है उसको खाने में, एक छोटा सा स्लाइस देते हो तो भाई मन ही नहीं मानता यार खाने, मतलब मन ही नहीं मानता कि इतने में हमारा मतलब हो जाएगा काम। तो यही कुछ सिचुएशन थी यूरोप की, समझे?
तो देखो जैसा इसमें लिखा हुआ है, नो नेशन स्टेट इन 18th सेंचुरी, कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर नॉट यूनाइटेड, दे वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम, डचेस एंड कैंटन्स। अब वही चीज है जो मैंने बताया, ये सारी कंट्रीज मतलब बिखरी हुई थी, एक नहीं थी। ये कंट्रीज तब बिलोंग ही नहीं करती थी, ये कंट्रीज तब बिलोंग ही नहीं करती थी, बिखरी हुई थी। ऐसा सीन था कि मतलब हर कंट्री में अलग अलग एरिया है, उसका अलग अलग रूलर है। अब जैसे देखो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज है, इनके हिसाब से ऐसा था कि भाई मतलब इनको ऐसा लगता था कि इधर का भगवान तो अपुनिच है, इनके पास पावर का अनलिमिटेड डाटा पैक, मतलब पावर यूज करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खत्म ही ना होने वाला। ऐसा होता है ना कि वोडाफोन तुम यूज करते हो, वोडाफोन का सिम तो 12 से 6 तक अनलिमिटेड उसमें डाटा की रोमिंग मिलती है, वही सेम इनका सिचुएशन था। अब पावर यूज करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, अनलिमिटेड डाटा पैक है पावर का। और ये मतलब ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में मतलब यहाँ के जो एम्परर्स थे और किंग्स थे, पूरी पावर के साथ मतलब एकदम तानाशाही के साथ रूल कर रहे थे। ऐसा नहीं कि भाई पब्लिक कुछ बोल सकती है इनके खिलाफ ना, आवाज उठाई तो वो गई, तो यहाँ नहीं गई, वहां गई ऊपर। डाइवर्स पीपल, कल्चर एंड लैंग्वेज। अच्छा बस एक ही चीज नहीं थी कि इनका मान लो जो है, अगर एक सेकंड एक सेकंड, बस यही नहीं था कि इनके जो कंट्रीज हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी था ना कि जैसे देखो ये एक समझो, ये समझो ये मेरा एम्पायर है, ठीक है, बड़ा सा, और एक देश है समझो, एम्पायर मेरा नहीं है। अब यहाँ का राजा कोई है, यहाँ का राजा कोई है, ये किसी और के अंडर में, ये किसके अंडर में, ये किसी और के अंडर में, ये किसी के अंडर में, ये किसी के अंडर, ठीक है। अब इतने रीजन में कोई दूसरी लैंग्वेज बोली जा रही है, इस रीजन में कोई दूसरी लैंग्वेज, इस रीजन में कोई दूसरी लैंग्वेज, इस रीजन में कोई दूसरी लैंग्वेज, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, हर जगह अलग अलग, एक ही कंट्री है। अब मतलब देखो, तुम ऐसा इसको समझो ना, तुम जिस स्टेट में रहते हो या तुम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो तो वहां पे दूसरी लैंग्वेज ही बोली जा रही है। अरे तुम्हें खाक समझ में आएगा, तुम दूसरी डिस्ट्रिक्ट में खाक घूम पाओगे? आप कुछ नहीं घूम पाओगे यार, हैं? तो यही कुछ हो रहा था यहाँ पे, डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर्स और इथनिक बैकग्राउंड, मतलब ये लोग यूनाइटेड नहीं फील करते थे, इन लोगों के अंदर यूनिटी बस समझो मतलब आइडेंटिटी, कोई कॉमन आइडेंटिटी ही नहीं थी। अब कॉमन आइडेंटिटी कुछ नहीं थी, नो कॉमन आइडेंटिटी, द ओनली थिंग दैट यूनाइटेड देम वाज लॉयल्टी टू द एम्परर, नॉट अ शेयर नेशनल आइडेंटिटी। क्या था ना कि इनको ना बस एक ही चीज यूनाइट करके रखी हुई थी, राजा है तो सलाम ठोको वरना ऊपर जाओ। भाई ज्यों राजा देखे सलाम ठोक लो, नहीं ठोके तो तुम्हारा भाई पत्ता साफ है, पत्ता गुल है, पत्ता एकदम गुल है। तो बस यही इनका मतलब, एम्परर इनको यूनाइट करके रखा होता, और उसे यूनाइट नहीं कहते, उसे डर कहते हैं, डर कहते हैं, समझे? वो डर था जिसने इनको यूनाइट करके रखा था, ना कि एक कॉमन कल्चर, एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन हिस्ट्री, ये सारी चीजें इनको नहीं यूनाइट की हुई थी। ऐसा कुछ सीन था। अब इन सब के बाद में नेशनलिज्म का उदय होता है, मतलब वो भावना लोगों के अंदर आती है कि नहीं अब हमें एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए, अब बहुत हो गया अलग अलग राजाओं के बीच में रह के, अब हमें अपना एक एम्परर चाहिए, अब हमें अपना एक नेशन बनाना, हमारी एक फ्लैग होनी चाहिए, हमारी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमारी एक कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए, हमारे कॉमन कल्चर होने चाहिए, हम कॉमन लैंग्वेज बोले, ये सारी चीजें अब लोगों के दिमाग में आने लगी। पीपल स्टार्टेड वांटिंग अ कॉमन कल्चर, लैंग्वेज एंड गवर्नमेंट, दे बिगेन टू ड्रीम ऑफ फॉर्मिंग देयर ओन नेशन स्टेट्स। अब उनके अंदर ना देशभक्ति वाला मतलब वो फीलिंग जागने लगी कि नहीं, भाई मैं पैट्रियोटिक बनने वाला हूँ, मैं देश के लिए लड़ूंगा, या मैं लड़ूंगा। कंट्रीज वेयर पीपल विद कॉमन आइडेंटिटीज कुड लिव टुगेदर। अब वो ऐसा नेशन बनाना चाहते थे जहाँ पे सच में लोग फील करें कि हम एक हैं, ना कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम तुम लेकिन एक ही हैं। कहाँ से? एडोस्फियर से, ठीक है। तो ये तो कुछ हो गया ओवरव्यू इस टॉपिक का, अब बढ़ते हैं इस टॉपिक के कोर में, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास।
अब तुम्हारे दिमाग में जो है सबसे पहले क्या आ रहा होगा, एरिस्टोक्रेसी क्या है और न्यू मिडिल क्लास क्या है। तो एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बारे में और समझते हैं, जानते हैं। देखो, जनरली जो एरिस्टोक्रेसी है ना, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास बेशुमार पावर, बेशुमार पैसा, बेशुमार दौलत, मतलब इतना पैसा उनकी सात पुश्ते खाई जाएं, खाए जाएं, खाए जाएं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। मतलब तुम इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो, एरिस्टोक्रेसी मतलब जैसे हमारे यहाँ जमींदार होते थे, वैसे वो जमींदार, वो रॉयल क्लास के लोग, वो एक अलग स्टेट के लोग, स्टेट मतलब रहने वाला स्टेट नहीं, क्लास के लोग, एक स्टैंडर्ड क्लास के लोग, जिनके के यहाँ से ये मतलब पैसे, मतलब एकदम उनके यहाँ से बहुत पुराने टाइम से पैसे ही पैसे हैं, पैसे ही पैसे हैं, उनके लेवल को कोई मैच नहीं कर सकता। और ये जो न्यू मिडिल क्लास है, न्यू मिडिल क्लास मतलब साहब, ये न्यू मिडिल क्लास जो है, ऐसा मत समझना कि मिडिल क्लास से अलग है, मिडिल क्लास ही है, मिडिल क्लास से अलग नहीं, ये मिडिल क्लास ही है। अब मिडिल क्लास में ये है ना, ये न्यू मिडिल क्लास कि आप इसको ऐसे समझो, इसमें बिजनेसमैन, वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स और फैक्ट्री ओनर्स, लॉयर्स, ये सारे लोग इसमें आ रहे हैं। अब ये सारे लोग आ रहे हैं तो ये न्यू मिडिल क्लास। अब न्यू मिडिल क्लास वो मिडिल क्लास है, जैसे देखो, समझो तुम समझो, जैसे देखो, वो एक फैमिली है, एक तो होती है मिडिल क्लास, और ये जो अपर मिडिल क्लास एक होती है, और ये जो न्यू मिडिल क्लास है, मतलब इनके यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इनके यहाँ पे इतना पैसा है कि इनके पास रहने के लिए एक घर गांव में है, एक घर शहर में है, रहने के लिए अब इनके पापा के पास अलग गाड़ी, इनके बेटे के पास अलग गाड़ी गाड़ी और मतलब फैमिली में सबके पास चलने के लिए अलग गाड़ियां हैं। और ऐसा नहीं कि इनके पास खाने की कमी हो रही है, ये किसी की थोड़ी बहुत मदद भी कर दे रहे हैं, तो ये है न्यू मिडिल क्लास। लेकिन इस न्यू मिडिल क्लास को ये मत समझना तुम कि ये एरिस्टोक्रेसी है, नहीं, एरिस्टोक्रेसी ये नहीं है। न्यू मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेसी कभी बन नहीं सकती, पता है क्यों? देखो, मतलब तुम ये मत सोचना कि कोई बंदा इसमें से आएगा, ऐसा उठा होगा, मतलब पहले बहुत गरीब रहा होगा, फिर उसने खूब मेहनत की होगी, फिर उसने खूब भाई प्रॉपर्टी बनाई होगी, खूब पैसा बनाया होगा, उसने अपना महल बनवाया होगा, और वो चला गया होगा एरिस्टोक्रेसी में। नहीं, कतई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता था उस टाइम पे। कोई इतनी मेहनत करके इस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकता था कि वो एरिस्टोक्रेसी में आ सके। एरिस्टोक्रेसी मतलब जिनके पास पुश्तैनी जमीनें पड़ी हों, पुश्ते की पुश्ते बैठ के खा रही हो, कुछ ना करना हो, उनकी प्रॉपर्टी ऐसे बीच में से डिवाइड होती जाए, उनको कुछ करना ही ना हो, ऐसी सिचुएशन थी ये एरिस्टोक्रेसी की। और ये मिडिल क्लास के बारे में मैंने तुमको बताया ही। तो अब लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज पावरफुल, जनरली पावरफुल। अच्छा, ये यहाँ पे सबसे कम मात्रा में थे, मतलब बस 2-3% थे, लेकिन सबसे ज्यादा थे, मतलब सबसे पावरफुल थे। और सबसे ज्यादा थे यहाँ पे पीजेंट्स, वर्कर्स, फार्मर्स। दिस ग्रुप owned large lands in countryside and home in cities. They spoke French and had similar lifestyle across different regions. They were rich and powerful but were a small part of the population. अब देखो, यहाँ पे वही चीज बताई गई है जो अभी मैंने तुमको बताया, कि उनके पास मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती थी, पुश्ते बैठ के खा रही हैं, शहरों में घर होते थे, कई सारे घर होते थे, होम्स इन सिटीज, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे वो। और जितने भी ये एरिस्टोक्रेट्स थे, इनकी लाइफ स्टाइल सेम होती थी, इनके जीने का ढंग, मतलब इनके यहाँ पे नौकरशाही चला करती थी, घोड़े हुआ करते थे, और यहाँ मतलब जो जो नई चीजें आया करती थी मार्केट में, वो सारी चीजें इनके पास होती थी। तो ये एक कॉमन लाइफ स्टाइल शेयर करते थे, जहाँ भी हो ये एक कॉमन लाइफ स्टाइल से रहते थे, और रिच और पावरफुल ऑफ कोर्स थे। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मेजोरिटी में पीजेंट्स थे, मोस्ट ऑफ पीपल वर फार्मर्स। इन द वेस्ट स्मॉल लैंड ओनर्स एंड टेनेंट्स वर्क ऑन फार्म्स। अच्छा, वेस्ट में मतलब ये तुम्हारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। वेस्ट यूरोप में पता है, मतलब ये जो फार्मर्स थे, या ऐसे लोग जिनके पास बहुत कम जमीनें थी, वो इनके जमीनों पे काम करते थे। और पता कैसे काम करते थे?
ऐसे काम नहीं करते थे कि ये जब चाहें तब इनका काम छोड़ सकते हैं। ये सर्फ्स थे। सर्फ्स मतलब, ये जो सर्फ तुमको टर्म दिख रहा है, सर्फ मतलब कृषक, गुलाम। कृषक गुलाम मतलब ये उस काम को खुद से नहीं छोड़ सकते थे, या जब चाहें तब नहीं ज्वाइन कर सकते थे। बस एक बार सोचो, एक बार इमेजिन करो इस सिचुएशन को, इस टाइप को, कि ये मतलब इनको जबरदस्ती फील्ड में काम करना ही पड़ रहा था, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो। इनके पास अगर लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी आती भी है तो भी ये नहीं छोड़ सकते इसको। ऐसा कुछ तो सिचुएशन था। ठीक है, आओ आगे देखते हैं क्या है। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अच्छा, अब इसी टाइम पे ना, जो हमारा यूरोप था, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुई थी? जनरली यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन मिड 18th सेंचुरी में हुई थी, कह सकते हो, या 18th सेंचुरी की शुरुआत में हुई थी। और यहाँ पे जो है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड या मैकेनिकल बेस्ड, मशीन बेस्ड इकोनॉमी पे शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब अभी तक इंग्लैंड में क्या था कि इंग्लैंड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, लेकिन अब इंग्लैंड मशीन बेस्ड इकोनॉमी बन जाती है। आधे से ज़्यादा मैनुअल काम खत्म हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन होता है वहाँ पे। आप तो कह सकते हो, हुआ था स्पेनिंग जनी, पावर लूम, स्टीम इंजन, ये सारी चीज़ों का इन्वेंशन वहीं पे हुआ था। और एक मेजर रीजन था इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि वहाँ पे आयरन ओर्स और कोल माइंस बहुत ज़्यादा मिली थी। और जो रॉ मटेरियल थे ना, वो जो ब्रिटेन था वो अपनी कॉलोनी से इंपोर्ट करता था सस्ते में या बिना कोई चार्ज दिए। मतलब कॉलोनीज ब्रिटेन की थी तो जितना चाहे उतना वो इंपोर्ट करता था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में अच्छी खासी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी। ये तो मतलब कुछ सीन था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और इसने मतलब मैनुअल कामों को रिप्लेस कर दिया था। आधे से ज़्यादा वर्कर्स के पास अब प्रेजेंट टाइम में जॉब्स नहीं थे। लेकिन अब जो इंडस्ट्री अब ये चीज़ें ना फ्रांस में आती हैं। अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ये फ्रांस में आता है या अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में आता है। और अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में जब आता है तो ये फैक्ट्रीज के नए ओनर्स बनते हैं, नए इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, बिजनेसमैन्स आते हैं, इसमें काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, लॉयर्स, मर्चेंट्स। एक समझो नया एरा चालू होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। तो और जो फैक्ट्री का मार्केट होता है ना, अब वो ग्रो होना चालू हो जाता है यूरोप में। यूरोप में जब ये चीज़ें चालू हो जाती हैं ग्रो होना, तो अब इससे एक नई क्लास बनती है जो मतलब इस नए एरा से कनेक्टेड हो, जो मतलब ऐसे उनका डेली की लाइफ ऐसे चलती थी कि हाँ उनकी फैक्ट्री है, या वो बना रहे हैं सामान, वो बेच रहे हैं सामान, ऐसे चलती थी। ना कि अब मजदूरी करके, ना कि अब गुलाम बन के, ना कि कृषक गुलाम बन के, ना कि राजा की जी हजूरी करके, ना कि राजा के तलवे चाट के। और ये जो नया सोशल ग्रुप था इसमें वर्किंग क्लास यानी कि फैक्ट्री वर्कर्स, मिडिल क्लास में फैक्ट्री ओनर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स और टीचर्स, ये सारे इंक्लूड थे, या मर्चेंट्स कह सकते हो। इसमें आप, अगर आपको जनरली ये लिखने को आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, क्वेश्चन में बोल देता है लिखने को, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। देखो, एक आंसर, अच्छा आंसर वो होता है जो ना कि सेम टू सेम डिक्टो बुक से उठाया गया हो। ये नहीं कह रहा हूँ उसमें गाना लिखो, गाना नहीं लिख रहा नालायक हो। और बुक खोला या नहीं तुमने? अरे खोलो जल्दी, बुक खोलो यार। बिना बुक के कैसी पढ़ाई होती है बताओ? किताब खोलो, और ये जो टॉपिक है तुम्हारा एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, इसको खोल के बैठो चलो। ठीक है, खोल लिया? अब आओ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ इसको एक बार और रीडिंग ले लेते हैं इसकी। इन द वेस्ट अंडर सम सेंट्रल पार्ट्स, फैक्ट्रीज एंड मार्केट्स स्टार्टेड ग्रोइंग। दिस लेड टू द राइज ऑफ टाउन्स एंड कमर्शियल क्लास पीपल हु एंड वाई सेलिंग गुड्स। क्लियर हो गई होगी, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाई ये बातें।
Industrialization started in England in the late 1700s and spread to France and German areas in the 1800s. A new social group emerged, a working class factory workers, a middle class made of factory owners, businessmen, professionals. ये क्लियर हो गया? अब जो मिडिल क्लास था, रोल ऑफ द मिडिल क्लास से कहने का मतलब क्या है मेरा? अब यही लोग हैं जो बदलाव लाने वाले हैं। पढ़े लिखे आग के गोले, ठीक है, पढ़े लिखे क्रांतिकारी, पढ़े लिखे मतलब जब पढ़ के वार लड़ने जा रहे हैं, समझे? द एजुकेटेड मिडिल क्लास बिलीव्ड इन फ्रीडम, इक्वालिटी एंड नेशनल यूनिटी। मिडिल क्लास में जब उनके पास पैसे आने लगे तो उनके बच्चे भी पढ़ने लगे। अब उनके बच्चे भी पढ़ने लगे तो उनके दिमाग में अब आया होगा ना कि हमें फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, हमें अपना एक नेशन चाहिए, हमें सिटीजनशिप चाहिए, हमें अपना नेशन स्टेट चाहिए, हमें अपना झंडा चाहिए, हमें अपना कल्चर चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। They wanted to end special rights of the aristocracy. These groups supported the idea of nation state. अब यही ध्यान देना, अब यही ग्रुप यहाँ पे होते हैं जो आगे चल के नेशन स्टेट को ढालेंगे, उसको बिल्ड करेंगे। यही जनरली होते हैं, यही लोग। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आओ देखते हैं अपने अगले टॉपिक में है। What did liberal nationalism stand for? अच्छा, मैंने शुरू में तुमको बोला था लिबरल, उसका जवाब तुमको मिलने वाला है। लिबरल मतलब देखो यहाँ पे लिबरल का जो तात्पर्य है उसको हैप्पीनेस से दर्शाया गया है, लेकिन जो लिबरल थॉट होता है, लिबरल विचार होता है, हर किसी को बोलने की आज़ादी, हर किसी को सुनने की आज़ादी, हर किसी को अपने विचार रखने की आज़ादी, हर किसी को प्रेम करने की फ्रीडम, हुए ना लिबरल? बताओ बताओ। हर किसी को प्रेम करने का विचार अपने दिमाग में लाने की फ्रीडम, हो गए ना लिबरल तुम? अरे बताइयो भाई, तुम तो लिबरल हो। ऐसा तो कौन होगा नहीं जो लिबरल ना हो। चलो ठीक है, बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम जोक, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये लिबरलिज्म का मतलब समझ में आया? अभी तक तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि ये किस चिलगोजे का नाम है भाई, लिबरलिज्म। ये क्या है लिबरलिज्म? व्हाट इज लिबरलिज्म? दिस इज नॉट एनी टाइप ऑफ चिलगोजा, दिस इज टाइप ऑफ फ्रीडम, this is thought of freedom, this is thought of individual right। देखो, liberalism means freedom, for the middle class it means individual freedom। individual freedom यानी कि मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब जो है, मैं तुमको अगर बताएगा तो इसका मतलब होगा ये, आप अगर एक हो तो आप अपने विचारों को रख सकते हो यार, अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हो। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है आप वहां पे आवाज उठा सकते हो, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो वहां पे आप आवाज उठा सकते हो, अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है सोसाइटी में तो आप वहां पे आवाज उठा सकते हो। ये होता है लिबरल इंडिविजुअल फ्रीडम। और इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब अगर अब राजा का बेटा राजा है, मतलब जो राजा का बेटा होगा या जो जमींदार का बेटा होगा उसको भी वही दंड मिलना चाहिए। अगर वो स्कूल में पढ़ता है तो उसको भी एक थप्पड़ होमवर्क ना करने पे मिलना चाहिए, जो कि जो है किसान के बेटे को, एक गरीब मजदूर के बेटे को, फैक्ट्री में वर्क करने वाले मजदूर के बेटे को मिलता है। अगर एक फैक्ट्री के वर्कर का बेटा चोरी करता है और अगर एक राजा का बेटा चोरी करता है, जमींदार का बेटा चोरी करता है, तो उसके साथ कोई भी प्रिविलेज उसको नहीं मिलना चाहिए, उसको कोई भी छूट नहीं मिलनी चाहिए, दोनों को सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये तुमने नेपोलियनिक कोड में भी पढ़ा था, याद करो, तुमने नेपोलियनिक कोड में ये पढ़ा था इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो अब तुमको समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें, अभी भी देखो पिछले टॉपिक में तुमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या क्या चीजें आई थी या वहां से कौन कौन से आइडियाज लिए गए यूरोप में फर्दर रेवोल्यूशन के लिए। तो फर्दर रेवोल्यूशन के लिए देखो एक आइडिया तुम्हारे सामने ऐसे आ गया, तो इसे याद करने की कोशिश करो कि हम देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ आया,
तो अब तुम उसको वहां पे याद करने की कोशिश करो, वहां पे क्या था। याद करो, याद करो, याद करो, याद करो और कमेंट में लिखो वहां पे क्या क्या चीजें थी, ठीक है। अच्छा, अभी तो लिबरलिज्म है ना, वैसे तुम भी लिबरल हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुम बहुत बड़े वाले लिबरल हो, मैं ये भी जानता हूँ। अब इसके कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स थे, कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स थे। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स मतलब वांटेड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, support parliament constitution and end autocracy, wanted to end special rights of churches and nobles। देखो मान लो, मान लो अगर तुमसे कल को कोई पूछता है कि तुम्हें कैसी सरकार चाहिए, तुम्हें अपना जो मतलब राजा है, गवर्नमेंट है, वो कैसी चाहिए, तुम क्या जवाब दोगे। तुम जवाब दोगे कि एक जो हमें जो गवर्नमेंट चाहिए जो हमारी कंट्री को आगे बढ़ा सके, जो हमारे कंट्री को डेवलप कर सके, वो एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि लोगों की सहमति से बने, जो लोगों की सहमति से बने, जो पार्लियामेंट में इलेक्ट होके बने, और जिसपे ऑटोक्रेसी या मोनार्की का कोई कंट्रोल ना हो, ऑटोक्रेसी या मोनार्की उसके अंडर में हो। कल को अगर तुम मान लो एक कंट्री के रूलर बनते हो, तो तुमको अगर गवर्नमेंट बनानी होगी तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है, तुम्हारा ये धर्मनिष्ठ कर्तव्य बनता है कि तुमको एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है जो कि लोगों के मतों से चले, ना कि एक व्यक्ति के हिसाब से चले। तुमको ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है जिसका सिलेक्शन पार्लियामेंट से हो, ना कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा हो। तुमको एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रन करे, ना कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को रन करे। तुमको एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी है जो मोनार्कीज को, ऑटोक्रेसी को एंड करे, ना कि उसको और बढ़ावा दे। एक अच्छा और सच्चा भारत का नागरिक होने के नाते मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करूंगा, और मैं खुद से भी यही एक्सपेक्ट करूंगा। लेकिन ये जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म था, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, पता है। ये लिबरलिज्म वर्ल्ड एक शब्द से आया है, लैटिन शब्द है लिबर, लिबर जिसका मतलब होता है फ्री। ये जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुए थे, जिसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये ये मिडिल क्लास जो इमर्ज हुए थे, अब इनके दिमाग में आया था ना कि नेशन स्टेट बनाने का थॉट, नेशन स्टेट बनाने का थॉट इनके दिमाग में आया था। तो इन्होंने इनके मतलब इनके थॉट को रखा, पता है किसके सामने रखा, इन्होंने इनके थॉट्स को रखा जो अभी भी गरीब थे, मजदूर थे, क्योंकि इनको पता था कि जब तक इनकी सहमति नहीं होगी, या जब तक ये पूरी मतलब जो मेजोरिटी पॉपुलेशन वो नहीं चाहेगी, तब तक नेशन स्टेट नहीं बन सकता है। इन्होंने इस थॉट को उनके सामने रखा और उनको इस तरीके से समझाया कि लिबरल नेशनलिज्म मतलब एक लिबरल इंसान बनो, और उनको उन्होंने इसको इसको समझाने के लिए इस वर्ल्ड का यूज किया, लिबर। उन्होंने बताया उनको लिबर, जो लिबर वर्ड से ही बना है लिबरलिज्म, और या लिबरल, और इसका मतलब होता है फ्री। तो तुम लोग फ्री हो जाओगे, जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो फ्री हो जाएंगे इस सिस्टम से, इस सर्कल से, इस लूप से। उन्होंने ये सारी चीजें उनको बताई, लेकिन उनके दिमाग में ये सारी चीजें जरूर आई थी, या तुम इसको कह सकते हो कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म का ड्रॉबैक्स। फ्रांस में फ्रांस एक नेशन स्टेट बनने के बाद वहां पे सारी चीजें तो हो गई थी, मतलब वोट दे सकते हो, फ्रीडम है, नेशनल असेंबली बन गई थी, जनरल स्टेट मीटिंग का नाम रिप्लेस कर दिया गया था, फ्रेंच फ्लैग, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच स्पीकिंग, ये सारी चीजें तो कॉमन हो गई थी। लेकिन अभी भी वहां पे क्या था, बताओ बताओ। वुमेन्स को कोई भी फ्रीडम नहीं थी, नॉन प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को वोट करने का राइट नहीं था।
यही दो चीजें यहाँ पे, ये जो न्यू मिडिल क्लास उभर कर आई थी सामने, मतलब जो डॉक्टर्स थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे और लॉयर्स थे, इन्होंने भी इस चीज को मतलब लिबरलिज्म के अंदर नहीं रखा, इस थॉट के अंदर नहीं रखा, उस नेशन स्टेट को बनाने के अंदर उन्होंने इस चीज को भी नेग्लेक्ट किया। क्या नेग्लेक्ट किया? बस प्रॉपर्टी ओनिंग मैन ही वोट दे सकते हैं, हर कोई वोट नहीं दे सकता। और पुअर मेंस मतलब गरीब, गरीब किसान, गरीब इंसान जिनके पास जनरली प्रॉपर्टी नहीं है, और सारी की सारी औरतें, उनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं रहे। मतलब अब ये चीज यहाँ पे इनके लिए, ये चीज इनके गले की हड्डी बन जाती है। ड्रॉबैक्स यही होते हैं जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म है। और फिर आता है हमारा इकोनॉमिक लिबरलिज्म। मतलब अब पॉलिटिकली तो हमने लिबरलिज्म का मतलब देख लिया, अब इकोनॉमिकली अगर देखें तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट, पार्लियामेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, और ऑटोक्रेसी का एंड हो। अब अगर इसको इकोनॉमिक व्यू से देखें या इकोनॉमिकली देखें, तो इकोनॉमिकली कोई बंदा लिबरलिज्म के लिए क्या चाहेगा कि सबसे पहली बात कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए तो ट्रेड बैरियर ना लगे, कस्टम ड्यूटीज ना लगे, और उसको रोका ना जाए, वो कहीं पे भी जाके ट्रेड कर सके, उसका कोई टैक्स ना उसके ऊपर इम्पोज या उसके सामान के ऊपर इम्पोज हो। यही होगा अपना अपना इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो इकोनॉमिकली क्या, इकोनॉमिक स्फीयर में इसका मतलब है, देखो, वांटेड फ्री मार्केट विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट इस मार्केट में हस्तक्षेप ना करे। गवर्नमेंट जो है अब उनके मार्केट्स में हस्तक्षेप ना करे। डिमांडेड नो टैक्सेस और बैरियर्स ऑन गुड्स बिटवीन रीजन्स। अब जो जैसे एक, अब कोई सामान है वेस्ट बंगाल से जा रहा है गुजरात, उसको जाना है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को अलग टैक्स देना पड़ेगा, बिहार की गवर्नमेंट को अलग टैक्स देना पड़ेगा, यूपी के गवर्नमेंट को अलग टैक्स देना पड़ेगा, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को अलग टैक्स देना पड़ेगा, फिर जाके गुजरात की गवर्नमेंट को अलग टैक्स देना पड़ेगा। तो उसका सामान तो टैक्स देते 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 ही खत्म हो जाएगा। क्या उसको प्रॉफिट हुआ? कुछ नहीं ना। यही सेम चीज वहां पे हो रही थी। सोचो अगर ऐसा होता तो क्या कोई बिजनेस ग्रो कर पाता? एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में सामान ले जाना है, तो ऐसे टैक्स देते 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 उसके तो सामान ही खत्म हो जाते हैं, उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है सामान की। तो ऐसा ही सिस्टम चल रहा था। वो अब जो है इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब यही था, या जो इकोनॉमिकली लोग चाहते थे यही चाहते थे, जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो ये चाहते थे कि मार्केट्स फ्री हो, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो, पहली बात। और एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते टाइम कोई बैरियर ना लगे, कोई टैक्स ना लगे। ये इसका मतलब हो गया। आओ अब हम बढ़ते हैं जर्मनी की यूनिफिकेशन की तरफ। जर्मनी यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिफिकेशन है, और जर्मन यूनिफिकेशन का पहला पार्ट है समझो। जनरली जर्मनी में होता क्या है ना, कि जर्मनी 39 छोटे छोटे स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन था। और उन सभी स्टेट्स में, उन सभी कॉन्फेडरेशंस में अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम, अलग अलग कल्चर ये फॉलो किए जाते थे, अलग अलग फ्लैग्स, अलग अलग राजा, अलग टैक्सेस, और हर रीजन का एक अलग मेजरिंग यूनिट था। ये सारी चीजें जर्मनी में चल रही थी, और इसको सॉल्व करने के लिए एक टर्म लाया गया, जोल्वरिन। जोल्वरिन मतलब कस्टम यूनियन था, 1834 में लाया गया था, जिसको प्रशिया के द्वारा लेड किया गया था। जिसमें क्या था कि सारे टैक्स हटा दिए जाएंगे। जो करेंसीज, मतलब अभी तक क्या था कि जैसे अगर तुम एक अपने इंडिया का एग्जांपल लेके बात करो, तो राजस्थान की अलग करेंसी, यूपी की अलग करेंसी, एमपी की अलग करेंसी, छत्तीसगढ़ की अलग करेंसी, तमिलनाडु की अलग करेंसी, और जो है कर्नाटका की अलग करेंसी, फिर आंध्र प्रदेश की अलग करेंसी, अरुणाचल प्रदेश की अलग करेंसी, जम्मू कश्मीर की अलग करेंसी, पंजाब की अलग करेंसी, हरियाणा की अलग करेंसी। सब अपने में ही मस्त है, सब अपने में ही मस्त है। तो ये सारी चीजें वैसे यहाँ पे भी हो रही थी। तो इस चीज को जोल्वरिन के जरिए कम किया गया, और करेंसीज को 30 से 2 पे लाया गया।
रेलवे का नेटवर्क पूरे के पूरे जर्मनी में फैलाया गया, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई जर्मनी में, और इकोनॉमिक बूस्ट मिला। और इसको देखते हैं पढ़ के क्या सीन है। अब देखो, जो जर्मनी था ना, वो 39 छोटे छोटे स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था। मतलब सोचो, ये इतना बड़ा, अगर जर्मनी मतलब इतना छोटा नहीं, अब इसमें 39 छोटे छोटे ऐसे 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 स्टेट्स हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और इसमें एक सबसे पावरफुल स्टेट था जिसका नाम था प्रशिया। ऐसा समझो, ये 39 स्टेट्स हैं छोटे छोटे, और इसमें एक सबसे बड़ा और पावरफुल स्टेट था। जैसे कि अपने इंडिया में अगर तुम देखो, तो सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है, मतलब एरिया वाइज। और अगर देखा जाए पॉपुलेशन वाइज, तो सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो ऐसे यहाँ पे था, या अगर देखा जाए इकोनॉमिकली, तो सबसे बड़ा स्टेट आई थिंक महाराष्ट्र है। तो जो तुम्हारा प्रशिया था ना, उस टाइम पे ये सबसे पावरफुल स्टेट हुआ करता था। अब पावरफुल स्टेट होने के नाते इसने इस रिफॉर्म को, इस जर्मनी के यूनिफिकेशन के पहले जो है स्टेप की नींव रखी। जो पहला जर्मन यूनिफिकेशन था, तो ये जो पहला जर्मन यूनिफिकेशन हुआ, उसमें सबसे पहली बात तो ये सारे स्टेट्स को एक साथ मतलब लाया गया। और देखो, मैं तुमको बताता हूँ एनसीईआरटी के हाईलाइट से, तुमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो, और इसकी एक बार रीडिंग लेते हैं। यहाँ से लेते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, each of these possesses its own currency and weights and measurements. A merchant traveling in 1833 from Habsburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. Duties were often levied according to the weight or measurement of the goods. As each region has its own system of weights and measurement, this involved time consuming calculation. The measurement of cloth, for example, was Eli, which is in each region stood for different length. An Eli of textile material brought in Frankfurt would get you in 54.7 centimeter of cloth, in Manias 55.1 centimeter, in Nuremberg 65.6 centimeter, in Freiburg 53.5 centimeter. Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by new economical class, commercial class, who argued for the creation of a unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people, and capital. In 1834, a custom union or Zollverein, नाम याद रखना, Zollverein, क्या है Zollverein, was formed at the initiative of Persia and joined by most of the German states. The union abolishes tariff barriers and reduces the number of currencies from over 30 to 2. The creation of a network of railway economic interest to the national unification. तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे सीन था। मतलब अगर आप एक जर्मन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं, और हर जगह क्लॉथ की यूनिट अलग थी। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ये हाईलाइट कर लो। द मेजर ऑफ क्लास फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वाज इली। और जोल्वरिन क्या था, और या फिर एग्जाम में आ सकता है, राइट और सॉल्ट नोट ऑन जोल्वरिन। तो a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. The creation of a network of railways, uh, economic interest to the national unification. और तुम ये और एक चीज हाईलाइट कर लो, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ये जनरली सवाल आ जाता है, सीधे बोर्ड में सवाल आता है, सीधे बोर्ड में तुम्हारे क्वेश्चन आ जाता है बन के। तो फॉर द मिडिल क्लास, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द पॉलिटिकल, फॉर द फ्रीडम ऑफ, for the freedom for the individual and equality for all before laws. Politically, it emphasizes concept of government by consent, and in the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and abolition of state imposed restrictions. ये चीज बीच में तुम मत लिखना,
ये और ये इस लिबरलिज्म का बेस्ट आंसर है, इसका बेस्ट आंसर है। और तुम बीच में ये जो है इसको भी हाईलाइट कर लो, हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू द लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर। ये नेपोलियनिक कोड का एक और ड्रॉबैक था, इसको याद रखना, ये एक ड्रॉबैक पूछ लेता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो यूरोप आफ्टर नेपोलियन, राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखो जो कंजर्वेटिव्स है ना, वो इस चीज पे भरोसा रखते थे, इस चीज पे विश्वास रखते थे कि जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे हों, और जो हमारा पुराना सिस्टम है, मतलब राजा रहे, चर्च रहे, पादरी रहे, सोशल हायरार्की रहे, और राजा का बेटा राजा बने, इन चीजों पे वो भरोसा रखते थे। तो जो कंजर्वेटिज्म है वो यूरोप आफ्टर नेपोलिज्म, मतलब राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखो जनरली क्या होता है, जो नेपोलियन वो 1815 में एट वाटरलू, यहाँ पे वो डिफीट हो जाता है। और नेपोलियन के हारने के बाद जो कंजर्वेटिव्स थे, क्योंकि नेपोलियन कंजर्वेटिव था नहीं, तो जो कंजर्वेटिव्स थे अब उनका उदय होना चालू होता है, मतलब जो भरोसा रखते थे मोनार्की पे, एरिस्टोक्रेसी पे, इन सारी चीजों पे जो विश्वास रखते थे। तो व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? बिलीव इन कीपिंग ट्रेडिशनल सिस्टम लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली। Conservatives did not want to go back fully to the old times but wanted to modernize and strengthen monarchies. देखो कंजर्वेटिव्स ये तो सपोर्ट करते थे मोनार्की को, चर्च को, हायरार्की को, ठीक है, सोशल हायरार्की को, लेकिन ये उस पुराने टाइम में नहीं जाना चाहते थे कि जहाँ पे चेंज, मतलब जहाँ पे सब कुछ राजा ही तय कर रहा हो। मतलब ये अब उस पुराने टाइम में नहीं जाना चाहते थे। मतलब अगर तुम फ्रांस का एग्जांपल लो, तो फ्रांस का एग्जांपल लो तो वहाँ के जो कंजर्वेटिव्स होंगे वो 1780 के पीरियड के पहले नहीं जाना चाहते होंगे, या वैसा टाइम नहीं चाहते होंगे, वो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं मोनार्की को और आर्मी को। और ये जो तुम्हारा कांग्रेस ऑफ वेना, इस पे जनरली पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है, ऑफ कोर्स, व्हाट वाज द कांग्रेस ऑफ वेना। तो कांग्रेस ऑफ वेना कुछ ऐसी थी कि मीटिंग ऑफ बिग पावर्स, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, कहाँ पे? जो है, नहीं ये नहीं, वेना में, ठीक है, वेना में ये कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, और इसको होस्ट किया था ड्यूक मेटरनिक। नाम याद रखना, ड्यूक मेटरनिक, जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और इसका जो मेन एम था ना, इसका मेन एम था उन सारे चेंजेस को अंडू करना जिसको नेपोलियन ने ब्रिंग किया था, मतलब जिसको नेपोलियन ने लाया था फ्रांस के अंदर या यूरोप में, जो टेरिटरीज नेपोलियन ने अपने अंडर में ली थी, और जीती थी टेरिटरीज। ट्रीटी ऑफ वेना क्या थी? अच्छा, ये कांग्रेस ऑफ वेना तो समझ में आ गई होगी। 1815 में बड़ी बड़ी पावर्स नेपोलियन के हारने के बाद ऑस्ट्रिया प्रशिया और ऑस्ट्रिया प्रशिया, रशिया, ब्रिटेन मिलते हैं वेना में। इसको जो है लीड करते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिच, नाम याद रखना, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। इसका एम क्या था? नेपोलियन के चेंजेस को अंडू करना और ओल्ड मोनार्कीज को रिस्टोर करना। ट्रीटी ऑफ वीना में होता क्या है? पहला, बर्बन फैमिली को दोबारा पावर में रिस्टोर किया जाता है। जितने भी मतलब फ्रांस ने नेपोलियन के अंडर में जितनी भी टेरिटरीज जीती थी उनको फ्रांस से ले लिया जाता है। फ्रांस के अगल बगल में नए स्टेट बनाए दिए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, जिससे कि फ्रांस का फर्दर एक्सपेंशन ना हो। और जिनोवा ज्वाइन टू पाइडेमोंट इन साउथ, और जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट क्रिएटेड बाय नेपोलियन वॉज केप्ट। अब ये जो जर्मनी का कॉन्फेडरेशन था इसको अनटच मतलब रखा जाता है, इसको इस मतलब इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती है, ये वैसे का वैसे रहता है। तो इसको एक बार और मेरे साथ तुम याद कर लो। बर्बन फैमिली restored to the power, France lost territories gained under the Napoleon. New state formed around France to stop its further expansion. Genoa joined to Piedmont in the south, और जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स
formed by Napoleon या created by Napoleon was remain untouched. ये तुमको 5 चीजें याद रखनी है. ट्रीटी ऑफ वीना पे जनरली शॉर्ट नोट आ जाता है, या व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वीना. फिर नेचर ऑफ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक, फुल कंट्रोल बाय रूलर्स, नो डेमोक्रेसी. मतलब जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी ना, इनके नेचर्स कुछ ठीक नहीं लग रहे थे. ठीक नहीं लग रहे से मतलब है, मतलब ये ऑटोक्रेटिक, मतलब ऐसा चाहते कि बस राजा ही करता धरता हो. मतलब राजा बोले कि आप नीचे भगवान है, और कोई कुछ ना बोल पाए. और अगर किसी को अगर मंत्री भी बनना तो वो ना बन पाए. बस राजा भगवान रहे, और ना उसके कोई ऊपर ना उसके कोई नीचे, बस वही एक रहे. नो टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म और डिमांड फॉर फ्रीडम. अगर कोई फ्रीडम के लिए आवाज उठाता है तो जैक की जुबान काट ली जाएगी पाजी, समझे. सेंसरशिप वाज यूज्ड टू स्टॉप पीपल फ्रॉम स्प्रेडिंग आइडियाज ऑफ लिबर्टी. अब सेंसरशिप कौन सी बला का नाम, अरे बला का नाम नहीं है नालायकों. सेंसरशिप जो चीज है ना, वो सेंसरशिप वो गवर्नमेंट यूज करती है. जिस गवर्नमेंट को अपना मतलब अपनी बेइज्जती या वो जो गलत काम कर रही है वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती है. मतलब उसके वो आपा खो बैठती है जब वो सुनती है, समझे. तो ये जो चीजवा है सेंसरशिप, इसको गवर्नमेंट वा इसलिए लगाती थी कि जिससे लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बातचीत ना कर पाए. अगर कोनो न्यूज आर्टिकल वा छाप देता है के बारे में, तो न्यूज आर्टिकल छापेगा, कई सारे लोग पढ़ेंगे, और तब लोगों को गवर्नमेंट की सच्चाई पता चल जाएगी, और लोग डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करते करते ऐसा फिर से रेवोल्यूशन हो जाएगा, जैसे कि फ्रांस में हुआ था. इसी के डर से यहाँ पे सेंसरशिप इम्पोज करती जाती है. इसके ऊपर लिबरल्स का जो रिएक्शन था वो कुछ ऐसा रहा कि लिबरल्स वर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फॉट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, अपोज स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव रूलर्स. और इसके कुछ एनसीईआरटी हाइलाइट्स मैं तुमको दिखा देता हूँ, और जल्द ही ये चैप्टर खत्म होने वाला है बस. न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, इसमें और यहाँ पे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मेट एट वेना टू ड्रॉ अप सेटलमेंट फॉर यूरोप. द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक. हाईलाइट करो ये. फिर यहाँ पे और ट्रीटी ऑफ वेना क्या थी, जनरली ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ 1815 विद ऑब्जेक्ट टू अनडूइंग मोस्ट ऑफ चेंजेस. Changes that had come about Europe during Napoleonic War. The Bourbon dynasty restored to power. France lost territories it has annexed under Napoleon. A series of states was set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. Genoa was added to Piedmont. The main intention was to restore monarchies that has been overthrown by Napoleon and create new conservative order of Europe. Conservative regime set up 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism. Impose censorship. सेंसरशिप के बारे में पढ़ा है मैंने. तो ये चीजें हाईलाइट कर लो तुम बस, और कुछ नहीं. पेपर से पहले एक बार देख लेना, कुछ होना चाहिए ना यार तुम्हारे किताब में, कि अगर पेपर आने वाला तो पूरी किताब तो पढ़ने बैठोगे नहीं. हाँ, बस ये चीजें एक बार सरसरी निगाहों से देख लो, वो चीजें तुम्हारे काम आ जाएंगी. यही है वो चीजें. द रेवोल्यूशनरीज 1815 के बाद में जब कांग्रेस ऑफ वेना बन जाती है, जो कंजर्वेटिव रूलर्स हैं वो फ्रीडम को बैन कर देते हैं और सारे राइट्स को, तो जो लिबरल रैशनलिस्ट हैं उन सभी लोगों को ना अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, देश निकाला दे दिया जाता है, एक्साइल कर दिया जाता है, मतलब उन लोगों को छुपा दिया जाता है, समझो. और इसी बीच वो लोग जब एकदम अलग हो जाते हैं तो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म होती है. क्योंकि अब भाई मान लो, जब इंडिया अपना फ्रीडम से पहले, अब मान लो तुम कोई न्यूज़पेपर चलाते हो, उसमें जो है तुमने ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई भी बुराई छाप दी. अब भाई अगले दिन तुम्हारा दरवाजा खटखटाएंगे, मार मार के तुमको लाल बना देंगे, ठीक है. तो ऐसे थोड़ी होता है, कुछ प्लान होता है, सिस्टम होता है ना. अब उसको उस न्यूज़पेपर को ऐसे बंटवा थोड़ी दोगे, या कुछ चिल्ला चिल्ला के डुग्गी थोड़ी पीटोगे कि भाइयों बहनों सुनो सुनो सुनो, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हमारे साथ अन्याय कर रही है. फिर तुम्हारे साथ सच में अन्याय हो जाएगा, मार मार के तुम्हारा चोखा बना देंगे. चोखा बनने से बेहतर है कि अच्छे से प्लानिंग करो और उसको अच्छे से इम्पोज करो. व्हाट डिड रेवोल्यूशनरीज वांट. अब ये जो रेवोल्यूशनरीज थे ये क्या चाहते थे, जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज, लिबरल रेवोल्यूशनरीज, एंड ऑफ मोनार्कीज, मतलब
मोनार्की का एंड किया जाए, मतलब राजा अब अकेले ना रूल करे, फ्रीडम एंड राइट फॉर पीपल। अब ऐसा हो कि हर किसी के पास फ्रीडम हो, हर किसी के पास अपना हक हो, हर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ सके। और यूनिफिकेशन ऑफ नेशंस, मतलब अब नेशन का यूनिफिकेशन हो, हम एक झंडे के नीचे रहें, एक कल्चर के नीचे रहें, एक लैंग्वेज के नीचे रहें। इसी में आते हैं जुसेपे मैज़नी, द इटालियन रेवोल्यूशनरी। इनके बारे में याद रखना सवाल आता है। राइट अ सॉल्ट नोट, इसको लिख ही लो यार, ये आता ही है। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जुसेपे मैज़नी, ठीक है। Born in Genoa in Italy 1805, joined a secret group called Carbonari at age of 24, tried to lead revolution but was exiled. Mazzoni's secret societies started Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern. और जो मैजनी के बिलीव थे, वो ऐसा बिलीव करते थे कि जो नेशन है उसको भगवान ने एक यूनिट बनाया है मैनकाइंड का। और वो मतलब इटली को फ्री करना चाहते थे और यूनाइट करना चाहते थे, और वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहते थे। मैजनी का इम्पैक्ट क्या पड़ा, सीक्रेट सोसाइटीज को और फर्दर यूरोप में उन्होंने इंस्पायर किया। कंजर्वेटिव रूलर्स उनसे डरा करते थे, और जो है ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने ऐसा कुछ मतलब बोला, मतलब उनके बारे में कहा उन्होंने, मतलब ड्यूक मेटरनिक ने जुसेपे मैज़नी से आपको डिस्क्राइब किया कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर्स। अब सीधे हम आते हैं हर काम की चीज पे। देखो, जो काम की चीज है तुम्हारी एनसीईआरटी है, उसके अलावा कोई काम की चीज नहीं है। इसमें आओ द रेवोल्यूशनरीज में, ये देखो पिक्चर दिख रहे होगी, इसके बगल में आओ। जिसपे मैज़नी बॉर्न इन जिनोवा इन 1805, ये इतना हाईलाइट करो, फिर यहाँ से यहाँ तक ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बनरी एज अ यंग मैन। हाँ हाईलाइट करो करो करो। Was sent to exile, founded two underground societies, Young Italy and Young Europe. Mazzini believed that God had intended the natural unit of nations to be the natural unit of mankind. So Italy could not continue to be the small patchwork of states and kingdoms. It had to be forged into a unified big nation. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social orders. बस, तो आज का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, और पिल्लू डॉन का थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। पिल्लू डॉन का ज्ञान जो है ड्यूक मेटरनिक के बारे में है। ड्यूक मेटरनिक ने जो है दो स्टेटमेंट्स दिए थे, इसको याद रखना है। पहला, ड्यूक मेटरनिक ने जो रिमार्क किया था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। दूसरा, कांग्रेस व्हेन कांग्रेस को इसने होस्ट किया था, अभी पढ़ा था तुमने कंजर्वेटिज्म में। और तीसरा, जुसेपे मैज़नी को डिस्क्राइब किया था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। ये तीन चीजें तुम्हें ड्यूक मेटरनिक के बारे में याद रखनी है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने जनरली, और इस बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की शुरुआत हुई। पहले सब कुछ एकदम अलग अलग डिवाइड थे, अलग अलग पार्ट्स में। उसके बाद एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास हमने पढ़ा। एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास में अपने एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बारे में जाना। फिर आता है हमारा लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म मतलब यानी कि तुम लोग लिबरल हो, याद करो। फिर हमने पढ़ा न्यू कंजर्वेटिज्म। न्यू कंजर्वेटिज्म में नेपोलियन के बाद का पीरियड, 1815 के बाद का पीरियड। उसके बाद आता है हमारा द रेवोल्यूशनरीज, उसमें जनरली हमने पढ़ा जुसेपे मैज़नी के बारे में। तो बस यही था आज का, और आते हैं अपने एंड पे। इंडिया विल बी ग्रेट अगेन। न्यू इंडिया लर्न्स विद प्राइड नॉट फ्रॉम मैकॉलेज डिवाइड। तुम इस लाइन को ना जाकर गूगल पे पेस्ट करो, इसका मतलब समझो। जिस दिन इस लाइन का मतलब तुम्हें समझ में आ गया ना, उस दिन तुम लाइफ में मचाओगे यार। मतलब फोड़ोगे, तुम सच में फोड़ोगे अपनी लाइफ में, अपनी कंट्री के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वो भी बताना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ और नई इम्प्रूवमेंट के साथ। कुछ चीज़ें मैं इम्प्रूव करूंगा, कुछ चीज़ें तुम इम्प्रूव करोगे, और एक अच्छा सा बॉन्ड हमारे बीच में क्रिएट हो जाएगा। तो जाएंगे सब्जेक्ट के कोर में, लाएंगे नंबर हाईएस्ट स्कोर में। तो बाय बाय, टाटा, और थैंक्स टू द टीम एडोस्फियर।